बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश की राजनीति में इस वक्त एक साथ कई मोर्चे खुल रहे हैं और खुले हुए दिख रहे हैं, कह सकते हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी हमेशा की तरह हमलावर है और इसके साथ साथ राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली सजा का मुद्दा अभी गर्म है, क्योंकि राहुल इस पर अब तक अपील करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की तरफ से अपील होती है तो क्या फैसला आता है, और अगर अपील नहीं होती है तब क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। इन सारी संभावनाओं पर कांग्रेस की तरफ से जो आगे की रणनीति तय होगी ये तो साफ है। वैसे भी कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी के चेहरे को आगे रखकर ही सारी रणनीतियां बना रही है, विपक्ष को एक साथ लाने में जुटी हुई है। और उधर बहुत से विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खुलकर खड़े हैं, तो कुछ अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहे हैं। कुछ खड़े हैं और कुछ अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी को बीजेपी से नाराजगी भी है, लेकिन कांग्रेस से दोस्ती उन्हें मंजूर नहीं है। उनकी राजनीति बार बार यही दिखा रही है कि वो किसी भी तरह से, यानी किसी न किसी तरह कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के लिए मददगार साबित होती हैं। जैसे अभी रामनवमी पर हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठने लगा है, तो बीजेपी को फायदा दे सकता है। और इधर अरविंद केजरीवाल की रणनीति भी जो है अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। उन्होंने राहुल की सजा और संसद की सदस्यता रद्द होने के मामले में तो कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अभी पीएम मोदी की डिग्री और शिक्षा को लेकर वे जिस तरह से हमलावर हैं, क्या उसका फायदा उन्हें मिलेगा या फिर ये बात भी बीजेपी के पक्ष में जाएगी, ये भी विचारणीय है। क्योंकि पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि उन पर हमले उनके लिए टॉनिक की तरह साबित होते हैं। तो क्या केजरीवाल भी मोदी का टॉनिक बनना चाहते हैं? और खुद बीजेपी क्या चाहती है, यह भी बड़ा सवाल है। 2024 के लिए आखिर उसकी झोली में, यानी बीजेपी की झोली में क्या है? राम मंदिर का उद्घाटन करने के अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी कोई फैसला करेगी, या फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड को ही तुरूप का इक्का बनाएगी? अभी जिस तरह रामनवमी के बाद कई राज्यों में सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ी है, क्या इसका कोई संबंध आने वाले चुनाव से है? आखिर 2024 का नैरेटिव किस तरह से तैयार हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए कुछ बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बयान आपके सामने केजरीवाल का रखना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ कह रहे थे जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। 2-3-4 बाइट्स, 2-3-4 बयान आपके सामने रख करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि आखिर होने वाला क्या है। क्या सचमुच सेट हो रहा है 2024 का नैरेटिव, ये भी समझेंगे। पहले सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए,
ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह तो सुन रहे थे आप केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। अब जरा सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या कुछ कह रही हैं, और जरा तार जोड़ने की कोशिश करेंगे, सबको एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश कीजिए। सुनते जाइए हर बयान को और लिंक कीजिए एक दूसरे से कि आखिर इस देश की सियासत जो है, इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। सुनिए जरा ममता बनर्जी को। जमींदारी चल रहा है। बीजेपी इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए फ्यूडल लैंडलॉर्ड। अगर बीजेपी के खिलाफ में कोई कुछ बोलता है उसको जेल में फेंक देता है। बीजेपी के खिलाफ में कुछ बोलते हैं तो उसको हाउस से निकाल देता है। अगर बीजेपी का खिलाफ में कोई बोलते हैं ईडी को भेज देता है, सीबीआई को भेज देता है। कितना ऑनेस्ट पार्टी भाई, क्या ऑनेस्ट पार्टी है। चलिए आगे बढ़ें और अब राहुल गांधी को सुनते हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र पर हमलावर रहे हैं हमेशा मोदी सरकार पर, और राहुल गांधी पिछले आज के ही दिन यानी पिछले शनिवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी उसके बाद, तो क्या कुछ कह रहे थे आप लोग सुन चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम को लिंक करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तार जोड़ने की कोशिश करते हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो अदानी, मोदी, डेमोक्रेसी, ये तमाम बातें राहुल गांधी कर रहे हैं यहां पर। अब जरा मोदी जी को ही सुन लेते हैं, जिन मोदी जी पे राहुल गांधी कह रहे थे। मोदी जी दरअसल आज भोपाल में थे, मध्य प्रदेश की राजधानी, और वहां वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाई उन्होंने। वहां से यानी भोपाल से दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी। जितने भी वंदे भारत, जितनी भी ट्रेनें अभी तक रवाना की गई हैं, नई नई ट्रेनें, और सबको झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे हैं, और आज भी थे। और उसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। उस सभा के संबोधन में मोदी जी कह रहे हैं कि पहले की जो सरकारें थीं वो तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त थीं, तुष्टीकरण में इतना व्यस्त थीं कि देशवासियों के लिए संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। तुकबंदी बहुत अच्छी करते हैं बीजेपी के लोग, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो कहना ही क्या। डिग्री की बात अगर जहां तक केजरीवाल जी पूछ रहे हैं, लेकिन इस डिग्री में महारत हासिल है ये माना जा सकता है, क्योंकि तुकबंदी में इनका सानी कोई नहीं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, सुनिए जरा। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही।
देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल तो तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, पुष्टिकरण और परिवार। एक परिवार कौन सा? तो गांधी परिवार, आप सब जानते हैं। और इधर नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला जेल से बाहर आ गए। 317 दिन यानी 10 महीने लगभग उन्होंने जेल में काटे और उसके बाद नवजोत सिंह बाहर आए और बाहर आते ही प्रेस से मुखातिब हुए। प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या पैगाम दिया है, जरा ये सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। परीक्षा दी कि जब तक ये जाएंगे नहीं सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। इतनी खौफजदा है सरकार कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से कोई बर्फ की थैली नहीं है जो पिघल जाएगा। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। अगर मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी सुन रहा हो तो ये उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल। उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है। जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है, षड्यंत्र। तो नवजोत सिंह सिद्धू के वही तेवर जेल के बाहर निकलते ही अपने तेवर, अपने अंदाज में और राहुल गांधी पर आस्था जताते हुए, कांग्रेस पार्टी पर आस्था जताते हुए नजर आ रहे हैं और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये सब आप सुन रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आगे की राजनीति क्या कुछ होगी, ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने हम 5 बाइट्स रख चुके हैं। पहले आप सुने अरविंद केजरीवाल को, फिर ममता बनर्जी को, फिर राहुल गांधी को, फिर नरेंद्र मोदी जी को और आखिर में नवजोत सिंह सिद्धू, जो अभी 6:15 बजे बाहर आए हैं पटियाला कोर्ट जेल से। बढ़े आगे और सीधा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सेट हो रहा है 2024 का नैरेटिव। 2024 का चुनाव जो है उसके लिए नैरेटिव सेट हो रहा है। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अंदाज से काम तो कर रहे हैं सियासी रण में, लेकिन कौन आगे कौन पीछे और कौन क्या कुछ कर रहा है। क्या विपक्षी दल में भी खासकर केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे की जो पार्टियां हैं वो अभी भी बीजेपी के साथ ही खड़ी दिखाई दे रही हैं, या सचमुच राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं, या नफा नुकसान की जो है बातें वो यहां देखी जा रही हैं, सोची जा रही हैं, समझी जा रही हैं। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ